हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी लैम्प। आज हम करंट अफेयर्स के कुछ एमसीक्यूज देखेंगे जो कि आपके यूपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी जैसे परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो अगर आपने हमारा यह चैनल स्टडी लैम्प अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आइए चलते हैं, हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू बिल्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल एनर्जी आइलैंड? किस देश ने विश्व का पहला कृत्रिम आर्टिफिशियल एनर्जी आइलैंड, कृत्रिम ऊर्जा द्वीप बनाने का निर्णय लिया है? तो आपके ऑप्शंस हैं नीदरलैंड्स, जर्मनी, बेल्जियम या डेनमार्क। तो इसका सही जवाब है डेनमार्क। डेनमार्क वो पहला देश है जिसने कि कृत्रिम ऊर्जा द्वीप बनाने का फैसला लिया है। ये कृत्रिम ऊर्जा द्वीप का काम क्या होगा? तो इसका काम ये है कि ये हरित ऊर्जा का उत्पादन करेगा, ग्रीन एनर्जी, हरित ऊर्जा का उत्पादन करेगा, ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। कैसे ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करेगा? तो ऑफशोर विंड फार्म से ये हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि अराउंड 3 मिलियन हाउस होल्ड, 30 लाख घरों को में बिजली पहुंचाई जाएगी। तो नीदरलैंड का ये टारगेट है कि 1990 से 2030 तक के बीच में जितना यूज हो रहा था उसका 70% गैस एमिशन कम कर देना है 1990 से 2030 तक के टारगेट का। तो ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत डेनमार्क बना रहा है, जिसमें कि 51% हिस्सा जो है वो डेनमार्क का होगा और 49% जो है वो प्राइवेट होगा। तो इसके लिए डेनमार्क ने पहले ही नीदरलैंड, जर्मनी और बेल्जियम, इन तीनों देशों से करार कर लिया है और ये काम शुरू करने वाला है। डेनमार्क के बारे में अगर और बता दें, डेनमार्क की राजधानी जो है वो है कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी है। डेनमार्क ने 2 ऐसे द्वीपों का निर्माण का फैसला लिया है। एक तो नॉर्थ सी में है, पहला जो नॉर्थ सी में बना रहा है, और दूसरा जो है वो बाल्टिक सी में बनाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेनमार्क की एक आइलैंड है, आइलैंड ऑफ बॉर्नहोम। वहां पर ये दूसरा निर्माण किया जाएगा। तो इसके लिए मंजूरी दे दी गई है। डेनमार्क अभी समाचारों में इसलिए भी था क्योंकि इसने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त किया था, यानी कि इसका जो करप्शन लेवल है यहां पर वो बहुत ही कम है। अभी एक और फिल्म जो थी यहां डेनमार्क की, इनटू द डार्कनेस, जिसे कि गोल्डन पीकॉक अवार्ड भी मिला था। इनटू द डार्कनेस मूवी को, यह डेनमार्क की थी। अगले सवाल पर चलते। Which organizations have signed MOU to create Center of Excellence for Joint Advanced Technology Program? Center of Excellence यानी उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण करने का फैसला लिया है किन 2 संगठनों ने? तो किस चीज की उत्कृष्टता केंद्र है ये? तो ज्वाइंट एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, संयुक्त उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए ये उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। तो कौन से 2 संगठन हैं जिन्होंने इसके लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं IISc बैंगलोर और DRDO, IIT बॉम्बे और DRDO, IISc बैंगलोर या बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, या IIT बॉम्बे या बेल। तो इसका सही जवाब है IISc बैंगलोर और DRDO। इन दोनों ने मिलकर के एक उन्नत केंद्र बनाने की, एक उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की है। यहां पर होगा क्या, काम क्या होगा? तो यहां पर जो एरोस्पेस सिस्टम है या फिर जो हमारा AI एंड रोबोटिक्स का काम चल रहा है DRDO के द्वारा,
हाई टेम्परेचर मटेरियल बनाने का काम चलाया जा रहा है, या क्वांटम टेक्नोलॉजी, इन सभी पर डीआरडीओ जो पहले से काम कर रहा है वो आईआईसी बेंगलोर के साथ मिल करके अब ये काम करेगा। तो आईआईसी बेंगलोर में ही ये केंद्र स्थापित किया जाएगा और यहाँ पर ये काम होगा। अगर हम बात करें डीआरडीओ के, तो डीआरडीओ के चेयरमैन अभी कौन है? जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के चेयरमैन हैं। अगले सवाल पर, विच ऑर्गेनाइजेशन हैव साइंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टैक्टिकल। सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टैक्टिकल ये होता क्या है, पहले तो इसको जान लें। सॉफ्टवेयर डिफाइंड, इसका अगर हम ये देखें तो सॉफ्टवेयर आधारित ये होता है, सॉफ्टवेयर परिभाषित होता है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड, सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो सामरिक। रेडियो सामरिक इसका काम क्या है? तो जिस तरह से हमारा जो रेडियो वायरलेस सिस्टम होता है, वो ये जो रेडियो वायरलेस सिस्टम है ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड होगा, जिससे कि जो ओरिजिनली जो रेडियो वायरलेस सिस्टम है वो जब सिग्नल भेजता है, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल भेजता है, उसकी अपेक्षा ये सिस्टम जो है वो जो उसका जो सिग्नल वेव फॉर्म होगा वो भी मॉड्यूलेटेड सिग्नल वेव फॉर्म की तरह ही होगा। लेकिन ये किसी भी फ्रीक्वेंसी के लिए, जैसे ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी में ये अलग अलग तरह से काम करता है, ओरिजिनल अभी जो हम यूज़ करते हैं जैसे हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, इन सब में ये काम करता है, तो उसका स्पेक्ट्रम इसमें बहुत बड़ा होगा और वो सॉफ्ट स्पेक्ट्रम जो होगा वो काफ़ी बड़ा होगा और वो सॉफ्टवेयर से डिफाइन किया जाएगा, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रहेगा। तो इसके लिए एक करार किया गया है। ये जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टैक्टिकल है ये भारत में ही निर्मित है, इंडिजिनस है भारत के लिए, ये स्वदेशी है भारत का। तो ये जो डिवाइस है ये किन दो ने करार किया है इसको डेवलप करने का? तो ऑप्शन है आपके डीआरडीओ एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डीआरडीओ एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बेल एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या बेल एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इसका सही जवाब है बेल एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डीआरडीओ के द्वारा ये काम करवाते हैं। डीआरडीओ जो है वो अपना बेल के अंदर में एक अपना ये लैब बना करके रखा है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन दोनों के साथ मिलकर के करार हुआ है जिसमें कि ये सप्लाई किया जाएगा। कुल 1000 करोड़ का ये करार हुआ है जिसके तहत इस डिवाइस की सप्लाई की जाएगी। इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि नेवी में या फिर आर्मी में और एयरफोर्स में भी, नौसेना में, मुख्यतः नौसेना में इसका काम होगा। इससे बात करने के लिए ऑफशोर, अगर कोई बीच में है तो ऑफशोर, या फिर शोर के पास, सी शोर के पास, वहां सब के लिए ये इससे संवाद करने में, कम्युनिकेशन करने में काफी आसानी होगी। अगला सवाल है, समर्थ उद्योग इनिशिएटिव वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली, इट इज द इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? समर्थ उद्योग एक पहल शुरू की गई है, तो यह किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? आपके ऑप्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। मिनिस्ट्री ऑफ भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय, ये मंत्रालय जो है इसके अंदर एक डिपार्टमेंट आता है डीएचआई, डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, भारी उद्योग विभाग। तो ये डिपार्टमेंट जो है उसकी ये पहल है समर्थ उद्योग। समर्थ का फुल फॉर्म क्या होता है? समर्थ एक शॉर्ट फॉर्म है। समर्थ का फुल फॉर्म होता है स्मार्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब, ये समर्थ का फुल फॉर्म होता है। तो इस समर्थ फुल फॉर्म, ये समर्थ उद्योग एक शुरू किया गया है। समर्थ उद्योग 4.0 है, ये इंडस्ट्री 4.0 के तहत ये शुरू किया गया है। तो इसके द्वारा जो इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स है
या एआई है या रोबोटिक्स है, इन सब पे काम किया जाएगा। और इन सब पे काम करने के बाद कुछ नए हमारे जो गवर्नमेंट का एजेंडा है कि जैसे ई वेस्ट मैनेजमेंट में नए तकनीक का इस्तेमाल करना, या फिर लोगों या फिर इंडस्ट्री में एक नया अवेयरनेस लाना, ये सारा काम जो है ये समर्थ उद्योग इनिशिएटिव के तहत होगा। तो समर्थ उद्योग इनिशिएटिव में इन सारी चीजों का यूज किया जाएगा। अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस के, तो इसके केंद्रीय मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर इसके केंद्रीय मंत्री है। प्रकाश जावड़ेकर और किन किन चीजों के केंद्रीय मंत्री हैं? तो प्रकाश जावड़ेकर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के भी मंत्री हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के भी मंत्री हैं, यानी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन दोनों के भी प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय मंत्री हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस के राज्य मंत्री हैं अर्जुन मेघवाल। अर्जुन मेघवाल जो हैं वो इसके राज्य मंत्री हैं। अगले सवाल पर चलते। फर्स्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लैब्स विल बी एस्टैब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? पहला डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लैब किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर के बनाया जाएगा? तो आपके ऑप्शंस हैं आईआईटी बॉम्बे एंड सीमेंस लिमिटेड, आईआईसी बेंगलुरु, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट सीएमटीआई, आईआईटी बॉम्बे एंड सीएमटीआई, आईआईसी बेंगलुरु, सीमेंस लिमिटेड एंड सीएमटीआई। तो इसका सही जवाब है आईआईसी बेंगलुरु, सीमेंस लिमिटेड और सीएमटीआई। ये तीनों मिलकर के फर्स्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लैब बनाएगी। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन लैब है ये अभी जो हमने पढ़ा समर्थ के बारे में, तो समर्थ उद्योग के अंदर में ही ये लैब उसी पहल के अंदर में ये बनाई जाएगी। सीएमटीआई जो है सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में ही है। तो ये सीएमटीआई मुख्यतः जो काम करती है वो प्रौद्योगिकी समाधान के लिए टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस में काम करती है, जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस, मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण के मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस में ये मुख्यतः रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती है सीएमटीआई। तो सीएमटीआई, आईआईसी बेंगलुरु, इन दोनों ने मिल करके सीमेंस लिमिटेड के साथ, सीमेंस लिमिटेड जो कि जर्मनी की एक कंपनी है, जर्मनी की कंपनी है जो कि मुख्यतः पावर के सेक्टर में या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में भी इसका काम है, तो इन सब में सीमेंस लिमिटेड काम करती है। तो आईआईसी बेंगलुरु और सीएमटीआई ने सीमेंस लिमिटेड के साथ मिल करके समर्थ उद्योग के अंदर में ये शुरू किया है, फर्स्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लैब बनाने का निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत काफ़ी सारा नया इनोवेटिव काम किया जाएगा, जैसे कि एआई एंड रोबोटिक्स पे काम किया जाएगा और इंडस्ट्री इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर मुख्यतः काम किया जाएगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नॉट द पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व? कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट नहीं है? तो आपके ऑप्शंस हैं नागरहोल नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, मुद्दुमलाई नेशनल पार्क या मुकुर्थी नेशनल पार्क। तो इसका सही जवाब है एराविकुलम नेशनल पार्क। एराविकुलम नेशनल पार्क जो है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट नहीं है, बाकी तीनों नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट। एराविकुलम के बारे में पहले हम बात कर लें तो एराविकुलम केरला में है और केरला का यह फर्स्ट नेशनल पार्क है। केरला का फर्स्ट नेशनल पार्क है एराविकुलम नेशनल पार्क। यहाँ मुख्यतः नीलगिरी तहर पाया जाता है, लायन टेल्ड मकाऊ भी पाए जाते हैं, लायन टेल्ड मकाऊ भी पाए जाते हैं यहाँ पर, लायन टेल्ड मकाऊ भी यहाँ पर काफ़ी पाए जाते हैं। तो एराविकुलम नेशनल पार्क नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट नहीं है। इसके अलावा नागरहोल नेशनल पार्क, मुद्दुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क या फिर वायनाड नेशनल पार्क जो कि केरला का है वह भी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। सत्यमंगलम नेशनल पार्क जो है, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत भी आता है,
और एक टाइगर रिजर्व भी है, सत्यमंगलम नेशनल पार्क है। ये सभी जो हैं वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आते हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क हाईएस्ट, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, लायन टेल्ड मकाऊ पाया जाता है। सत्यमंगलम नेशनल पार्क में भी लायन टेल्ड मकाऊ, नीलगिरी तहर ये सब पाए जाते हैं, लेकिन ये मेनली प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। अगले सवाल पर चलते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इज ए स्कीम अंडर विच मिनिस्ट्री? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अभी समाचारों में है। समाचारों में इसलिए है क्योंकि इसके कुल जो बेनिफिशियरी हैं वो 1.75 करोड़, जो लाभार्थी हैं इसके वो 1.75 करोड़ लोग इस पर रजिस्टर हो चुके हैं। तो यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह आपके ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो यह मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत ये आता है। इसकी मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी जी इसकी केंद्रीय मंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कुल 6,000 रुपए देने की घोषणा की गई थी, जो कि 3 चरणों में देने की बात है। 1,000 रुपए, फिर 2,000 रुपए, फिर 2,000 रुपए, इस तरह से यहाँ पर 3 चरणों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत ये किया गया था, जिसमें कि इसका लक्ष्य क्या था कि लक्ष्य यह है कि जो हमारा जो मातृ मृत्यु दर है या फिर शिशु मृत्यु दर है, मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है हमारा, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उस चीज़ को कम करने के लिए किया गया। ये ज़्यादा इसलिए है क्योंकि न्यूट्रिशन, पुअर न्यूट्रिशन है हमारे देश में। प्रेग्नेंट वुमेन्स जो हैं या ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स जो हैं उनकी न्यूट्रिशन बहुत सही नहीं है देश में, जिससे कि इसका काफ़ी असर पड़ता है। तो इसलिए इस योजना को 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का नाम इसे दिया गया था। तो इसमें जो न्यूट्रिशन का ख्याल रखना या जो हमारा जो मेडिसिन की जो सुविधा नहीं दी जाती है, सही से नहीं मिल पाती है, जिसमें कि फॉलिक एसिड और आयरन की टैबलेट्स हैं वो नहीं मिल पाती है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। और उसके तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, नगद सीधा नगद प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण जो है उसके तहत ये काम किया जाता है। और 6,000 रुपये जो भी रजिस्टर्ड होते हैं उनके अकाउंट में जाता है। अगला सवाल है, यूएई's which मार्स मिशन हैज entered into मार्स ऑर्बिट रिसेंटली? यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात का कौन सा मार्स मिशन है, मंगल मिशन है, जो कि मार्स की, मंगल की कक्षा में प्रवेश किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं तियानवन मिशन, होप मिशन, परसिवरेंस मिशन या इंजेन्युइटी मिशन। तो इसका सही जवाब है होप मिशन। होप मिशन जो है वो यूएई का ही नहीं, पूरे अरब कंट्रीज का पहला मंगल मिशन है, मार्स मिशन है, पहला मार्स मिशन है होल ऑफ द अरब कंट्रीज का। तो होप मिशन जो है वो 9 फरवरी को हम मंगल की कक्षा में, 9 फरवरी 2021 को मंगल की कक्षा में इसका प्रवेश हुआ है। और होप मिशन जो है उसकी शुरुआत कब की गई थी, मतलब यह लॉन्च कब किया गया था? तो 19 जुलाई 2020 को इसे लॉन्च किया गया था। अभी मंगल मिशन जो है ये काफ़ी चर्चा में रहेगा, क्योंकि कुल 3 मिशन, मंगल के कुल 3 मिशन यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। चाइना की तरफ से ये तियानवन मिशन जो है वो तियानवन मिशन चाइना की तरफ से मंगल मिशन है। ये जो है ये लैंडर भी है, ऑर्बिटर भी है और रोवर भी है। यानी कि ये काम जो करेगा, ये अभी तो पहले ये 10 फरवरी 2021 को ये मंगल की श्रेणी में, कक्षा में ये जाएगा, और उसके बाद फिर ये मई में ये किसी समय में इसे मंगल के सतह पर उतारा जाएगा और वहां पर ये रिसर्च का काम करेगा। अभी फिलहाल ये चारों तरफ मंगल के घूमता रहेगा, तियानवन मिशन, और उस पर काम करेगा। होप मिशन जो है वो सिर्फ ऑर्बिटर मिशन है और वो अभी घूम करके अपनी इंफॉर्मेशन लाएगा। परसिवरेंस मिशन जो है ये नासा का मिशन है, यूएसए का मिशन है, और यह मिशन जो है ये 18 फरवरी को मंगल की कक्षा में इसका प्रवेश होगा। ये 30 जुलाई को इसे छोड़ा गया था, 30 जुलाई 2020 को इसे छोड़ा गया था।
परसिवरेंस मिशन को। इंजेन्युइटी मिशन ऐसा कोई मिशन तो नहीं है, लेकिन इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर है। इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर है। इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर जो है वो एक ड्रोन हेलीकॉप्टर है। इसका वजन कुल 2 किलो है, 2 किलोग्राम है, 2 केजी है। ये परसिवरेंस मिशन के साथ ही गया है। इंजेन्युइटी मिशन परसिवरेंस मिशन के साथ ही गया। इंजेन्युइटी नाम जो है, नासा ने एक प्रतियोगिता करवाई थी, नेम द रोवर नाम की एक प्रतियोगिता करवाई थी, जिसके तहत इसका नाम इंजेन्युइटी मिशन रखा गया था, जो कि रखा गया था वानिजा रूपाणी के द्वारा, जो कि एक भारतीय मूल की स्टूडेंट हैं, उनके द्वारा यह नाम रखा गया था, जिसको कि बाद में चुना गया था इंजेन्युइटी मिशन। तो परसिवरेंस मिशन और इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर ये दोनों मिल करके मार्स की कक्षा में प्रवेश करेंगे और वहां पर रिसर्च का काम जारी रखेंगे, मार्स की सतह को समझने का काम जारी रखेंगे। अगले सवाल पर चलते हैं। Which state has made agreement with IITs and TERI to curb pollution? किस राज्य ने IIT के साथ और टेरी का फुल फॉर्म है द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट। तो इन दोनों के साथ मिलकर के किस राज्य ने प्रदूषण को कम करने के लिए एक समझौता किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल या महाराष्ट्र। तो सही जवाब है दिल्ली सरकार ने IIT दिल्ली और IIT कानपुर और साथ ही साथ टेरी के साथ मिलकर के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक समझौता किया है, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा काफी ज्यादा हो जाती है। तो इसके लिए एक रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम को बनाने की बात की जा रही है, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम, जिससे कि यह पता चले कि पॉल्यूशन का सोर्स क्या है, यह जानने की कोशिश की जाए। इसके तहत यहां पर उसके लिए समझौता किया गया। इसमें होगा क्या कि अलग अलग जो इंपॉर्टेंट फोकल पॉइंट्स हैं, जहां की सबसे ज्यादा प्रदूषण होने की संभावना है, वहां पर एक मशीन लगाई जाएगी और उससे रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी कि प्रदूषण किन किन वजहों से होता है। तो दिल्ली सरकार ने इसकी घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में प्रदूषण को कम करने के लिए एक और घोषणा की है, वो है स्विच दिल्ली कैंपेन की। स्विच दिल्ली कैंपेन, जिसके तहत कि वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल को खरीदने के लिए सब्सिडी दे रही है। तो स्विच दिल्ली कैंपेन के तहत भी वो प्रदूषण कम करने की बात की जा रही है दिल्ली सरकार के द्वारा। अगले सवाल पर RBI has decided पर what amount of open market operation purchase? ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा ये RBI ने कितने रुपए की खरीद के लिए निर्णय लिया है? तो आपके ऑप्शंस हैं 1000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़ या 20,000 करोड़। तो इसका सही जवाब है 20,000 करोड़। 20,000 करोड़ के से की खरीद करेगा RBI और उससे ओपन मार्केट ऑपरेशन ये किया जाएगा। ये ओपन मार्केट ऑपरेशन है क्या? तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में होता क्या है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती हैं, प्रतिभूतियां जो होती हैं सरकार की, बॉन्ड होता है या ट्रेजरी बिल्स होता है, इन सभी को RBI जो है, जो भी सेंट्रल बैंक है, वो खरीदता है या बेचता है, या तो क्रय करता है या विक्रय करता है। अब ये क्रय विक्रय से होता क्या है? या तो सेल करेगा या तो बाई करेगा। तो अब बाई या सेल कौन करता है? सबसे पहले तो बाई या सेल करता कौन है? तो RBI बाई या सेल करता है। किसके माध्यम से करता है? तो कमर्शियल बैंक्स के माध्यम से करता है। वाणिज्य बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक्स के माध्यम से ये काम करता है। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये किस होता है? मॉनेटरी पॉलिसी में को कंट्रोल करने में। जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में कितना पैसा मौजूद है, इस चीज को कंट्रोल करने के लिए एक तरीका है RBI का ओपन मार्केट ऑपरेशंस। और भी इसके कई तरीके हैं, जैसे कि CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। इन सभी को कंट्रोल करने से ये मार्केट जो है, इकोनॉमी जो है, वो कंट्रोल होती है।
तो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है आरबीआई। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, एक 6 सदस्यीय कमेटी है, 6 मेंबर्स की कमेटी है, जिसमें कि 3 सदस्य आरबीआई के द्वारा दिए जाते हैं और 3 सदस्य गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये 6 सदस्य जो हैं, और इसका जो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके पदेन अध्यक्ष जो है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो है, वो आरबीआई गवर्नर स्वयं होते हैं। तो ये 6 सदस्यीय समिति जो है ये डिसाइड करती है कि सीआरआर, एसएलआर ये सब कितना रखा जाए, या ओपन मार्केट ऑपरेशन करना है तो कितने का करना है, खरीदना है या बेचना है। अब खरीदने या बेचने से अंतर क्या पड़ता है, तो ये भी जानना जरूरी है। अगर आरबीआई खरीदेगा, अगर आरबीआई खरीदता है, तो यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई खरीद रहा है, अपने पास गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद रहा है, तो वो पैसा दे करके खरीदेगा, वो पैसा देगा। पैसा जब देगा तो इकोनॉमी में पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा, इकोनॉमी में पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। और अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचना शुरू करेगा, अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रहा है तो पैसा बढ़ेगा, और अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचना शुरू करेगा तो कोई भी जो बाहर कोई खरीदेगा तो वो आरबीआई को उसके लिए पैसे देगा। तो जब आरबीआई को पैसे देगा तो पैसा किसके पास चला जाएगा, आरबीआई के पास, और मार्केट में क्या आ जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यानी कि इकोनॉमी में पैसा कम हो जाएगा। तो जब भी आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना रहता है तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या करती है, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आराम से बेचना शुरू कर देती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आरबीआई जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचती है तो उससे पैसे मिलते हैं और इन्फ्लेशन कम हो जाता है, मुद्रास्फीति का दर कम हो जाता है। और जब भी इसको डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है, इकोनॉमी में पैसा कम हो गया उसको कंट्रोल करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ये आरबीआई खरीदना शुरू कर देती है। तो इस तरह से आरबीआई मार्केट में एक तरीका अपनाती है जिससे कि पैसे का फ्लो ऑफ मनी जो है वो इकोनॉमी में मेंटेन रहता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी लैम्प को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।